हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये इन्वायरमेंट का लेक्चर प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां होगा। अभी तक हम टोटल 9 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जितने भी टेट के एग्जाम होते हैं, जैसे एमपी टेट, रीट, सी टेट, एचटीईटी, यूपी टेट, ठीक है, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, मतलब जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र है जहाँ पर टेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो उसमें टोटल जो इन्वायरमेंट के 30 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। और जो 30 क्वेश्चन आते हैं तो ये होते हैं 3rd टू लेकर 8th तक की एनसीईआरटी बेस के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो हमने इस पूरे 30 क्वेश्चनों में वहीं से सारे क्वेश्चन लिए और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इसे एक प्रैक्टिस सेट की तरह ही लीजिए। तो आप में से जितने भी आपके नंबर इसमें आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इससे ये होगा कि आपकी रेगुलर अच्छी खासी प्रैक्टिस होती रहेगी और आप प्रैक्टिस सेट के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें मैथ्स और पर्यावरण के हम रेगुलर कराते हैं, ठीक है। पहले पर्यावरण के, फिर 8-10 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के, ठीक है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कि यह विधि मितव्ययी नहीं है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यह विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर, इस विधि में व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, ठीक है। और फोर्थ है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि प्रेक्षण विधि अत्यधिक खर्चीली होती है। इस विधि द्वारा यदि प्रेक्षण सूक्ष्मता से नहीं किया गया तो परिणाम विश्वसनीयता तथा वैध नहीं होते तथा इसे व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। अतः दिए गए कथनों में सभी कथन क्या है, सही है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा कि इकोसिस्टम के सही परिभाषा क्या है, ठीक है। जो इकोसिस्टम होता है उसकी सही परिभाषा क्या है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। सेकंड ऑप्शन है किसी स्थान पर अजीवी घटक। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जीवों समुदाय और उनके वातावरण का संतुलन तंत्र, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या हो जाएगी, तो जीवों समुदाय और उनके वातावरण का संतुलन तंत्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा तीसरा कि मानव विकास के क्रम में 2 पैर पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है, ठीक है। जो मानव का विकास हुआ है, मानव विकास के क्रम में 2 पैर पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है, ठीक है। जो हम 2 पैर पर चलते हैं उसका सबसे बड़ा लाभ बताना है। तो पहला ऑप्शन है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन है शरीर का भार कम होना। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अधिक तेज चलना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो जाएगा कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यंत्र को क्या कहते हैं। मतलब एक ऐसा यंत्र जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा फिजियोग्राफ। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सिस्मोग्राफ। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कार्डियोग्राफ। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बैरोग्राफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पर कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, ठीक है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है मंगल, सेकंड है बृहस्पति, थर्ड है शुक्र और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बुध, ठीक है। तो जो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बुध होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ है राइट आंसर। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये अगर सूर्य हुआ तो सूर्य के बाद क्या आ जाता है, बुध, बुध के बाद आ जाता है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि और फिर अरुण, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या जाता है, वरुण। तो आपको याद रखना है कि सूर्य के सबसे निकटतम क्या होता है, तो बुध होता है। और इन सभी ग्रहों में सबसे छोटा भी कौन है, बुध होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6वां हो जाएगा कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, ठीक है। और ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होते रहता है कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान में, सेकंड ऑप्शन है गुजरात में, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश में और फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यह है कहाँ, गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा यहाँ पर राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। ठीक है, जो निरीक्षण विधि उसकी विशेषता क्या नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। सेकंड ऑप्शन है यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। थर्ड ऑप्शन होगा यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। और फोर्थ है यह विधि विभिन्न सर्वेक्षण द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7वां उसका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा राइट आंसर कि निरीक्षण विधि की विशेषता क्या नहीं है, ये पूछा है। तो यह बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। ठीक है, तो यह इसकी विशेषता नहीं है। इसकी विशेषता ये होगी पहली वाली कि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। सेकेंड है यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। और फोर्थ भी बिल्कुल सही है कि यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा बनाई या अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8वां की पर्यावरण शिक्षा की समस्या समाधान विधि का गुण है। ठीक है, तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण कौन सा है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्य केंद्रित विधि। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सृजनात्मक विधि। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा चयनात्मक विधि। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यह सभी। ठीक है, तो पर्यावरण शिक्षण की समस्या समाधान विधि का गुण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा राइट आंसर। मतलब लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मकता विधि और रचनात्मकता विधि, ये तीनों की तीनों अंतर्गत आती है क्या? पर्यावरण शिक्षण की समस्या समाधान विधि के अंतर्गत आती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ है यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9वां हो जाएगा कि किसी परितंत्र में, ठीक है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जीव भू रासायनिक चक्र। सेकंड हो जाएगा भूवैज्ञानिक चक्र। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा रासायनिक चक्र। और फोर्थ होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किस परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। किनका? तो परितंत्र में तत्वों का चक्रण। क्वेश्चन नंबर 10वां हो जाएगा कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चनों में से एक है ये कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हेमवती नंदन बहुगुणा। सेकंड ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा। थर्ड ऑप्शन है मदर टेरेसा। और फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। ठीक है, और यह हुआ कहाँ था? तो उत्तराखंड के चमोली जनपद में वृक्षों को काटने से बचने के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। कौन सा? चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 11वां हो जाएगा कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। ठीक है, जो इंसुलिन होता है उसकी रासायनिक प्रकृति है, ये पूछा गया है। तो विटामिन, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है वसा और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है यह हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर प्रोटीन। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन होती है। यह कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह शर्करा एवं वसा के निर्माण में भी सहायक है। कौन? तो इंसुलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जो पौधे होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो पहला ऑप्शन है मूल शीर्षों में। सेकंड है परागण कड़ों में। थर्ड ऑप्शन है तने में। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पराग कोश में। ठीक है, तो फूलों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर पराग कोश में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है यहाँ पर फोर्थ है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13वां कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, जो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है मांसाहारी। सेकंड है सर्वाहारी। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा शाकाहारी। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा डेट्रीटिवोर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर शाकाहारी। ठीक है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो ये होता है शाकाहारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग में की जाने वाली औषधि है। ठीक है, मतलब जो ज्वर हो जाता है, बुखार हो जाता है, जैसे भी मुझे हल्की सी सर्दी है तो इस प्रकार का, मतलब ये सर्दी है ना, तो ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बुफ्रेन। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बी कॉम्प्लेक्स। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पैरासीटामॉल। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ल्यू 52। ठीक है, तो ज्वर नियंत्रण के लिए आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो पैरासीटामॉल। ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15वां कि दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीव उत्तरदायी होते हैं? ठीक है, जब दही के निर्माण के लिए कौन से सूक्ष्मजीव उत्तरदायी होते हैं? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा एस्परजिलस। सेकंड ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस। थर्ड ऑप्शन है रेट्रोवायरस। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा लैक्टोज होगा ये, है ना। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? लैक्टोज। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही है राइट आंसर कि दही निर्माण में मुख्यतः कौन से सूक्ष्मजीव
उत्तरदायी होते हैं तो लैक्टोस होते हैं। और दही में कौन सा अम्ल होता है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 की मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, मतलब मानव रक्त वर्ग जो होता है, खून वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा लैंड स्टीनर, सेकंड ऑप्शन है जेनिंग्स, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पेंटिन एंड मास्ट, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, 16वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि लैंड स्टीनर ने रक्त वर्ग की खोज की थी या रुधिर वर्ग की सर्वप्रथम खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर है कि प्याज आलू अदरक। ठीक है, प्याज आलू अदरक है जड़, तना, अपास्थानिक जड़, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सल्क पत्र। ठीक है, तो ये प्याज आलू और अदरक आप इसे जानते ही होंगे, तो ये सभी के सभी क्या है, तना है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। ठीक है, जो एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा स्पायरोगायरा, सेकंड ऑप्शन है विषाणु, थर्ड ऑप्शन है पैरामीशियम, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, तो एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव क्या है तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर पैरामीशियम है। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव प्रोटोजोआ संघ का भाग है। ठीक, किसके भाग है तो ये प्रोटोजोआ संघ का भाग है। अमीबा, एंट अमीबा, हिस्टोलिका, लिस्मेनिया, डोनावानी और प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। ये सभी नाम आपको याद रखने, कौन से नाम याद रखने, अमीबा, एंट अमीबा, हिस्टोलिका, लिस्मानिया, डोनावानी और प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब के सब क्या है तो एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। क्वेश्चन नंबर 19वां हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। ठीक है, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा रुद्राक्ष, सेकंड ऑप्शन है रीठा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा तेंदू, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यह सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर रीठा। तो हम ये बोल सकते हैं कि रीठा भारत में पाया जाने वाला एक प्रमुख पादप उत्पाद है। इसका रंग हल्का हरा होता है, जो रीठा होता है उसका रंग कैसा होता है तो हरा होता है। रीठा का सुखाया हुआ फल शैम्पू, डिटर्जेंट, साबुन आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। और सुनार लोग इसे सोना, चांदी और दूसरी कीमती वस्तु को चमकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, किसका, रीठा का। अगला क्वेश्चन नंबर 20वां हो जाएगा कि निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। ठीक है, मतलब ये जो 4 ईंधन दे रखे तो इनमें से कौन सा ईंधन ऐसा है जिसको पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा डीजल, सेकंड ऑप्शन है पेट्रोल, थर्ड ऑप्शन है द्रव पेट्रोलियम गैस, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो 20वें का ऑप्शन नंबर फोर्थ है राइट आंसर के पर्यावरणीय स्नेही का काम कौन करता है तो सीएनजी करती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या इसी को हम बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो कि कम से कम प्रदूषण फैलाती है। बाकी जो डीजल, पेट्रोल और द्रवित पेट्रोलियम गैस है ये प्रदूषण अधिक फैलाते हैं। ठीक है, किसके कंपैरिजन में तो सीएनजी के कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 21वां हो जाएगा कि गैसीय अपशिष्ट है। ठीक है, जो गैसीय अपशिष्ट है, जो अपशिष्ट है पर वो गैस के रूप में है, वो क्या है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सब्जी एवं फलों के छिलके, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा घर की नालियों का गंदा पानी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा खेत खलियान से निकलने वाला कचरा, और फोर्थ ऑप्शन है लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। ठीक है, तो 21वें का ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं क्या है तो गैसीय अपशिष्ट होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है तो मेथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस निकलती है, किसमें तो गैसीय अपशिष्ट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 22वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे, है ना। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है इसमें, है ना, थोड़ा सा मैं चेक कर लूं कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे होगा, है ना, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। तो पहला ऑप्शन है बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, सेकंड ऑप्शन है बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, और फोर्थ ऑप्शन है कायिक प्रजनन द्वारा वितरित। ठीक है, तो 22वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड आंसर, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। तो एक मिनट, थोड़ी सी चीजें ध्यान से समझना, हो सकता है क्वेश्चन आपसे ना बना हो कि पौधे का परागण वायु, कीट, जीव जंतु, पक्षी आदि के द्वारा संपादित होता है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि
एक पौधा ये है, ठीक है, और एक ये दूसरा पौधा है। तो इसके जो ये बोल सकते हैं कि परागकण, ठीक है, परागकण यहाँ से यहाँ जाते हैं तो किसके माध्यम से जाते हैं? तो कीट के माध्यम से, वायु के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से, ठीक है। पक्षी प्रायः भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इस क्रम में वे विभिन्न ऐसे पौधों के फल को खाते हैं जिनका परागण फल के कीट द्वारा होता है, ठीक है। इस प्रकार फल द्वारा पौधों के परागण की सीमा सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की जब एक जीव लाभ लेता है, ठीक है, मतलब देखो बहुत अच्छे से पढ़ना, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहजीव को प्रभावित किए तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब ये एक पौधा हो गया, हम ये बोल सकते हैं कि इस पे एक जीव रह रहा है जो इस पौधे का लाभ ले रहा है पर इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो उस कंडीशन को हम या उस जीव को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है परजीवी, सेकंड ऑप्शन है सहभोजी, थर्ड ऑप्शन है मृतोपजीवी, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सहजीवी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर की दो जातियों के बीच ऐसा संबंध जिनमें एक जीव दूसरे जीव को बिना हानि पहुंचाए लाभ लेता है उन्हें सहजीव सहभोजी सहजीव कहते हैं, ठीक है, सहभोजी सहजीवी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा कि जब मोर सांप को खाता है, ठीक है, जब मोर क्या करता है? सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण स्तर क्या होगा? ठीक है, तो आपने ये पिरामिड पढ़ रखा होगा, ठीक है, ये पिरामिड पढ़ रखा होगा। तो सबसे नीचे क्या आ जाएंगे? तो यहाँ पर आ जाएंगे हरे पौधे, ठीक है, हरे पौधे को कौन खा रहा है? तो कीड़े खा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे? तो कीड़े आ जाएंगे। और कीड़े को कौन खा रहा है? तो सांप, यहाँ पर आ जाएगा सांप। और सांप को कौन खा रहा है? तो यहाँ आ जाएंगे कौन? मोर। तो मोर को हम कहाँ रख रहे हैं? तो सबसे ऊपर रख रहे हैं, ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कहाँ रख रहे हैं? तो वो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर रख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25वां कि निम्नलिखित में से कौन सा कायिक शैवाल का उदाहरण है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांत्रित शैवाल का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है बलुआ पत्थर, सेकेंड ऑप्शन है ग्रेनाइट, थर्ड ऑप्शन है संगमरमर और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा चूना पत्थर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है राइट आंसर। जो संगमरमर है वह कायांत्रित शैवाल का उदाहरण है या कायांत्रित सेल का उदाहरण है, सॉरी, है ना, शैवाल बोल दिया था, सेल हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 26वां हो जाएगा कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, जो महासागर है उनमें निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर। जो सोडियम क्लोराइड है वह महासागर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है 77.8%, ठीक है। और दूसरे स्थान पर पाया जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड दूसरे स्थान पर पाया जाता है और इसका परसेंटेज 10.9% होता है महासागरों में। और तीसरे स्थान पर होता है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, और ये होता है 4.7%। तो आपको याद रखना कि महासागर में सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड 77.8%, सेकेंड स्थान पर मैग्नीशियम क्लोराइड जो 10.9% और थर्ड स्थान पर होता है कैल्शियम सल्फेट जो कि 4.7% होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27वां कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं के की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा का आपने नाम सुना होगा। तो राज्यसभा में जो सभा होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है प्रधानमंत्री और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो जो राज्यसभा के मुख्य या अध्यक्षता कौन करते हैं? तो उपराष्ट्रपति जी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28वां कि निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में है? ठीक है, जो मिट्टी दे रखी है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और बालुई मिट्टी, इनमें से ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसका विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर जलोढ़ मिट्टी का, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है और भारत में इसका टोटल कितना परसेंट है? तो 43.4% जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है। कहाँ पर? इंडिया में। तो ये आपको याद रखना सबसे अधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29वां कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक चरण उपभोक्ता, सेकंड ऑप्शन है द्वितीय चरण उपभोक्ता, थर्ड ऑप्शन है तृतीय चरण उपभोक्ता और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपभोक्ता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर कि जो शाकाहारी जंतु हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30वां जो अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा फ्लैग है, ठीक है। जो फ्लैग एक बीमारी है वो क्या है? तो विषाणु जनित रोग,
कवक जनित रोग, जीवाणु जनित रोग या खनिज जनित रोग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। जीवाणु जनित रोग है कौन सा? फ्लैग। और हम ये बोल सकते हैं कि चूहों के द्वारा फैलता है, चूहों में जो पिस्सू पाए जाते हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।